बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे हैं, लेकिन आज मैं कम बोलूँगा। मेरे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान हैं और नामी गिरामी हैं। डॉक्टर शहजाद अकबर साहब हैं और इमरान रियाज साहब हैं, और इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। आप बड़े अरसे बाद टॉक शो कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद, क्योंकि वो मैं बोलने लगा था कि प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में नहीं, आपको बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहजाद अकबर साहब हैं, हमारे पास एक एनालिस्ट इमरान है और मैं आपका होस्ट साबिर शाकिर हूँ। तो इसलिए वो भी माहौल आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। तो शहजाद अकबर साहब, ये बताइए कि काफ़ी लीगल हम आते हैं मामलात पे। एक्सटेंशन का मामला है डायरेक्ट नवंबर में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट है, उसमें एक बुनियादी नुक्ता, कानूनी नुक्ता, 2 दिन के लिए सर्विस इनकी रिटेन की गई थी। फिर उसके बाद एक कानून बना के तो आर्मी चीफ का टर्नओवर 5 साल कर दिया, एयर चीफ, नेवल चीफ का। अब नवंबर में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और आर्मी रूल के मुताबिक 25 नवंबर है और अदरवाइज़ उनकी 28 नवंबर है। तो ये जो एक्सटेंशन है, नंबर 1 तो ये कि क्या वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ हैं इस वक्त, या उनको दोबारा उनका नोटिफिकेशन होना है। वो नोटिफिकेशन 2 साल का होगा या वो 5 साल का होगा? अगर हुआ तो पहले तो ये बता दें। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, आपने पूछा लीगल सवाल है। जी लीगल। अब लीगल सवाल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज के इस दौर में हम 2025 में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फ़ैसला करने वाले आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, वो सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान इसलिए है कि उसके जिस कानून के तहत वो अपॉइंटमेंट हुई, फिर उसके बाद जो कानून साजी हुई, जो दोबारा से कानून पढ़ा। आप दोनों बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप, और वो कानून हमारी पार्लियामेंट से पास होता है, ठीक है। आपने वो कानून पढ़ा है आज तक? जी, ये 5 साल वाला। जी 5 साल। हाँ 5 साल वाला पढ़ा है सर। वो 5 साल वाले कानून की पूरे डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं हैं पब्लिक सफ़ेयर में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि सवालिया निशान इसलिए है कि वो अपॉइंटमेंट की जाती है इनको एक्सटेंशन देने के बाद, नंबर 1। बिल्कुल। यानी कि उनकी सर्विस को रिटेन किया जाता है। हाँ जी। और ये एक एबनॉर्मल एक्ट है ना। या तो हो कि चलें जी 5 बंदों का नाम आया, पसंद नहीं आया, उन्होंने 6ठे 7वें को बना दिया, ऐसा नहीं था। 5 बंदों का नाम आया, उस नाम के अंदर इनका नाम नहीं था क्योंकि ये उस वक्त रिटायर हो चुके थे। यस। फिर एक और फाइल मंगवाई गई वजारत दफा से, जिसके अंदर इनकी सर्विस को मतलब पीछे से इफ़ेक्ट दे के 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और फिर नई अपॉइंटमेंट की गई। नई अपॉइंटमेंट होने के बाद वो चीज़ आज तक किसी भी जुडिशल स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं बनी। आपको याद होगा माजी में जब जनरल बाजवा की दूसरी हुई थी एक्सटेंशन, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और फिर उसके बाद उसको एक पूरी छलनी से गुजरना पड़ा और उसके नतीजे में भी एक कानून साजी हुई थी जिसमें उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने भी वोट दी थी। एक तो इसमें ये सकम हमेशा बरकरार रहेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है वो 3 साल जारी पता जब अपॉइंटमेंट हुई तो उसके हिसाब से हुई। दूसरी, अब जब उसके बाद कानून साजी की गई और उस कानून साजी में जो कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ उसका हिस्सा बनी ना, उस जो कानून साजी की गई तो उस कानून साजी में 5 साल की टेन्योर हो गया चीफ का। अब वो जो है उसका इतलाक, जो मैं कह रहा हूँ ना, क्लैरिटी नहीं है। वो ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसका इतलाक पिछली डेट से होगा या उसका इतलाक नई अपॉइंटमेंट पे होगा। अब उसमें नहीं लिखा हुआ, ना, ये एम्बिग्विटी है। अब जो एम्बिग्विटी है उसकी 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि इनकी अपॉइंटमेंट जिस दिन ख़त्म होती है 3 साल की, तो फिर वो फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर होगी, और अगर वो फ्रेश होगी तो अब एज़ पर न्यू रूल वो 5 साल की तैनाती होगी, क्योंकि आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल हो गया। और अगर वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसी नए कानून के तहत एक और 5 साल भी एज ऑफ राइट है उसके अंदर, क्योंकि उसमें 2 जो हैं टर्म्स, वो तो इस तरह से उसकी लैंग्वेज रखी गई है कि वो बस ऐसे नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नवंबर है, इसके अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन एक एस्पेक्ट इसका जो है वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ जी। क्योंकि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वाहिद आर्मी चीफ हैं जो DGMI भी रहे हैं और DGISI भी रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना सुपर डुपर स्पाई मास्टर आर्मी चीफ कभी नहीं बना।
इन्होंने उस नवंबर 2025 आने से पहले 26वीं तरमीम लाकर वो वाला दरवाज़ा तो खैर काफ़ी हद तक बंद कर दिया है जिस दरवाजे से बाजवा की एक्सटेंशन चैलेंज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट थी, आज़ाद थी वो अदालत, तो वो आईनी अदालत है, आईनी। अब तो मसला ये है कि अब तो ये अमीनुद्दीन की कोर्ट है और चीफ जस्टिस जो है वो हमारे भाई इमरान रियाज की तरह सारा दिन घोड़ों पे बैठा रहता है क्योंकि वो पोलो खेलता रहता है सर, होता तो कम ही कुछ और नहीं है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपनी तरफ से तो सारी तदबीरें करके रखी हुई हैं और उसी तदबीर का हिस्सा है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की कुर्सी को झंझोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनकी एक्सटेंशन होनी है उनको भी पता है कि इट इज़ नॉट मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं है जी, कुछ ना कुछ इशू पैदा हो सकता है, लेकिन अब वो जो इशू जहाँ पैदा हो सकता है वहाँ पे लीगल फ्रंट बहुत कमज़ोर है। बाकी दीगर मामलात इदारे के अंदर ही कुछ हो तो हो, लीगल मामलात पे मुझे कमज़ोरी नज़र आती है। नहीं, ये पहला मौका है क्योंकि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन हुई थी तो उस पर जो मसला पैदा हुआ था वो तो फिर भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल था। ये पहला मौका है कि आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो रिटायर हो चुका था, रिटायरमेंट के बाद उसको आपने प्रमोट किया और अपॉइंट किया है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है कि आर्मी रूल्स में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली दफ़ा, ये बिल्कुल जैसे नहीं होता था मार्शल लगता है तो आइन के बारे में कहा जाता था हेल्ड इन अबेंस। शरीफुद्दीन पीरज़ादा को बुलाया जाता था, मरहूम को, और रात का जादूगर ठीक है ना, उनको बुलाया जाता था। एक ऑर्डर वो आर्मी चीफ आते थे, चीफ मार्शल वो पढ़कर सुनाते थे। तो इस दफ़ा भी ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि आपने ये वर्ड यूज़ किया कि हमने सर्विस को रिटेन कर लिया। आज से पहले किसी फौजी अफसर को इस तरह से नहीं किया गया। ये मसला कहाँ पे और कैसे हल? कानूनी बातें आप ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान कानून के मुताबिक चल रहा है। चले, लोगों को समझाने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं ये हमारा अच्छा लोगों का और हमारा थोड़ा सा हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली कानून क्या कहता है। लेकिन सीरियसली क्या वाकई हमें लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई इसका कोई वजूद है? मैं इसलिए कर रहा हूँ इमरान भाई कि पब्लिक ने सुना कि जो आदमी मज़ीद 5 साल के लिए और फिर मज़ीद 5 साल के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है उसमें कितने सुकून है? तो वो तो नवाज शरीफ साहब बहुत समझदार आदमी है, तारड़ साहब उनके साथ हैं। हाँ जी। तो ये लोग तो बहुत सियाने हैं, ये हमेशा एक कुंडी अपने हाथ में भी रखते हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक कमजोरी अपने हाथ में रखती है ना, वैसे ये लोग भी रखते हैं। इनको भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल खेल के आइडिया हो गया है। देखिए, सादी बात यह है कि जो आखिरी साल होता है ना किसी आर्मी चीफ का, वो नवंबर तक का टाइम बड़ा क्रूशल होता है। ये जो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के शुरू तक ये बड़ा क्रूशल होता है जब तक कि अपॉइंटमेंट का मामला हो नहीं जाता। एक टेंशन क्रिएट रहती है इदारे में भी, हुकूमत में भी, ताल्लुकात बनते और बिगड़ते भी हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन सारों का इकट्ठा रहना इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और इन सारों को इकट्ठा होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो इमरान खान है। इन्हें लगता है कि इनका एक कलेक्टिव एक कमजोरी है इनकी, जो वल्नरेबल है पूरी तरह से इमरान खान के सामने। तो ये समझते हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे तो इमरान खान से बचेंगे, क्योंकि इमरान खान के पीछे पूरा जत्था खड़ा है अवाम का और वो एक बुलडोजर की तरह आता है। तो कानूनी मामला तो अपनी जगह पे, ये एक दूसरे को हर तरह की कानूनी प्रोटेक्शन भी देंगे। एंड ऑफ द डे ये अभी एक दूसरे के मसल चेक करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो सोचेगा मैं ये कर दूंगा, ये एक दूसरे के साथ बारगेन करेंगे। फिर एंड में एस्टेब्लिशमेंट सोचेगी कि हम मैक्सिमम क्या देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, और सियासतदान सोचेंगे कि हम मैक्सिमम क्या दे सकते हैं कि हमारा भी फायदा हो जाएगा। और एंड में आके ये एक दूसरे के साथ फायदे का सौदा कर लेंगे। बहुत कम इम्कान हैं कि इनका आपस में सौदेबाजी ना हो सके, मुमकिन नहीं है। जैसे सबर भी आज आपने ही बताया कि नवाज शरीफ साहब के दिल में एक ख्वाहिश पनपती है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, अगला सवाल ये है। हाँ, कि वो पनपती है उनके दिल में ख्वाहिश। ये सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने 5 साल देने, ठीक है ना, नवाज शरीफ साहब ने देने ना 5 साल, तो वो 5 साल देने के बदले में वो क्या मांगेंगे आसिम मुनीर साहब से? उनको इतना कुछ ऑलरेडी दे दिया है। यानी यास्मीन राशिद वाली सीट जो है वो अभी हवा में लटकी हुई है।
कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आधी रात को वो आरओ हटा के दूसरा क्यों लाए, और वो पहले वाला आरओ किधर है। और ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है, इस इलेक्शन में जानबूझकर इतने लकूना छोड़े गए हैं कि बाकी सारों की शलवारों में तो लास्टिक है ना, तो नवाज शरीफ साहब की शलवार उनके हाथ में पकड़ाई हुई है कि लास्टिक भी नहीं डाला हुआ, कि हाथ नाल फड़ कर रखो मियाँ साहब। नारा लगाने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है, नीचे से शलवार निकल जाती है। तो मियाँ साहब तो नारा भी नहीं लगा सकते जो उनके साथ किया हुआ है उन्होंने। तो बाकी सारों को कमजोर सीटें दी हैं फॉर्म 47 में, लेकिन नवाज शरीफ साहब को निहायत वुल्नरेबल रखा। ये अपनी जगह मौजूद है, और ये बिल्कुल ये उसी वक्त से प्लान का हिस्सा था। क्योंकि देखिए, आसिम मुनीर साहब वो शख्सियत हैं जो अपना किस दिन कौन सा उन्होंने बिल्ला लगाना है, कौन सा उन्होंने ओहदा लेना है, वो हमेशा कैलकुलेशन करके चलते रहे हैं। पीछे हमने उनके देखा है, पूरा रिकॉर्ड देखा है। लेकिन यहाँ दो फैक्टर्स बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि वो नवाज शरीफ को किसी वक्त भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ ऑलवेज सरप्राइजिंग, बिकॉज उसकी जो ये ख्वाहिश है, जो आपने जिसका जिक्र किया है कि जो अंदर उसके दिल में इस वक्त एक ही नूरजहां का गाना घूम रहा है, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ना, मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। ठीक है, इस वक्त उनके अंदर ये बिल्कुल ख्वाहिश है। लेकिन दो मैं हिस्टोरिकल चीज़ें आपको याद कराना चाहता हूँ। जिस तरह से इमरान भाई ने कहा ना कि इस वक्त वहाँ पे जुडिशरी कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसी हकीकत है। लेकिन जुडिशरी 2007 में भी नहीं थी। आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी माफ़ी मांगने गया था पिंडी आर्मी हाउस में, और उस वक्त जनरल कियानी को उनको साथ छोड़ा गया था कि इसको समझाओ और इसका इस्तीफा लो। फिर उन्होंने समझा दिया 3 दिन बाद जुडिशियल मूवमेंट शुरू हो गया, वो खड़े हो गए। ठीक है, मोए हुए, मतलब एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके ऊपर सबसे बड़ी चार्ज ये थी कि उसने अपने बेटे को, नालायक तरीन बच्चे को एसपी बना दिया। हाँ जी, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिला दी, अपनी गाड़ियां कर ली, मतलब देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट। हाँ जी, मैं खुद उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बार रूम में था जब वो नईम बुखारी की चिट्ठी गई, और वहाँ पे उसी बार रूम में कियानी हॉल में सीनियर वकला ने वो नौजवान वकला से चिट्ठी पढ़वाई और उसकी अंग्रेज़ी और लफाजी और उसके अंदर जो सच था उसके ऊपर अशश किया। और उसी कियानी हाल में एग्जैक्टली 1 हफ़्ते बाद हमने आसमा जहांगीर साहिबा की मुद्दत में जाके जजों के कमरों को ठुडे मारे कि जनाब इनकलाब आ गया इस मुल्क में। तो ये भी हमारी हकीकत का हिस्सा है कि जब अंदर के लोग कुछ पलटना चाहते हैं तो जो बड़े साहब होते हैं ना, देखें अंदर मामला तो तब पलटेगा जब बाहर पलटेगा। हाँ, माहौल बनेगा। ये जो आदमी भी बैगेज बनेगा ना, जो आदमी का वेट ज्यादा हो जाएगा, जैसे कैरी नहीं किया जाएगा, इदारा नहीं उठा सकेगा, इदारा उसको नहीं उठाएगा, उसको फेंक देगा। ये बात एक रियलिटी है। लेकिन परवेज मुशर्रफ में एक चीज ऐसी हो गई थी जो मुझे इस वक्त नजर नहीं आती, और वो चीज मेरे सामने एक बंदा बात कर रहा था जनरल बाजवा से, मैंने वो 2 घंटे की कॉल सुनी है। मैं उस बंदे को बाज़ औक़ात सवाल भी लिख के देता था कि ये भी पूछ। तो मैंने एक तरह से जनरल बाजवा को नहीं पता था, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया हुआ। जनरल बाजवा ने बातों बातों में एक बात कही थी और मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। उन्होंने कहा था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि बीच में 3 साल की एक जूनियर लीडरशिप आ गई थी मेरे बाद। मेरी एक एक्सटेंशन के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे से ये सारे बहुत जूनियर है, क्योंकि मेरे साथ वाले तो सारे खत्म हो गए थे, रिटायर हो गए थे, खा गया सी उन्होंने, सर्विस खत्म हो गई ना। आप लोगों ने और सबने मिलकर इनको एक्सटेंशन दे दी, इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, सबने। तो बाजवा को एक्सटेंशन मिली 3 साल के बाद, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और चला गया कि ये तो बहुत जूनियर है मेरे से। वो कॉन्फिडेंस बाजवा साहब ने अपने मुंह से फरमाया कि उस कॉन्फिडेंस ने मुझे मरवाया और मैं बेगम हो गया था। वो गलती जनरल मुशर्रफ ने भी की। जनरल मुशर्रफ को लगा कि मैं इतना सीनियर हूं कि मैं आर्मी चीफ चला रहा हूं पिछले 10 साल से, ये सारे इतने जूनियर हैं, ये क्या बेचते हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि जो जूनियर थे उन पे एतबार के नतीजे में जनरल मुशर्रफ को भी दचका लगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप या आसिम मुनीर साहब के दिमाग में वो वाला प्रॉब्लम है जो जनरल मुशर्रफ के या जनरल बाजवा के साथ जो हो रहा था। ये मुहतात जरूर होंगे इन मामलात में, या इदारे के अंदर से कोई अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, माजी में होती रही है, और अगर होगी भी ना तो एक बात बड़ी क्लियर है कि 1 मिनट पहले तक भी किसी को नहीं पता होता। ये जब होती है ना, ये कहानियां जब लोग सुना रहे होते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तब कुछ नहीं होता। और जब होने वाला होता है तब किसी को पता ही नहीं होता कि अंदर से क्या होगा और किस तरीके से होगा। ये इतने खामोशी के साथ जो भी चीज होती है वो होती है, और बड़ी स्मूथली वो प्लान करते हैं। कभी भी आपने ये लड़ाई झगड़ा कोई फिजिकली सामने तो आपने देखा नहीं है, और ना कभी ऐसा होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये जहां तक एक्सटेंशन का मामला है, मुझे जाती तौर पर लगता है कि ना अदलिया में इस वक्त काबिलियत है कि किसी फैसले को रिवर्स कर सके, ना सियासतदान इतना बड़ा जुआ खेलेंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब के पास अगर कोई और ऑप्शन अच्छी है
तो वो ये सोचेंगे कि ठीक है, एक की जगह दूसरी ऑप्शन। फिर एक और चीज है, बहुत मुमकिन है कि खुद एक रिक्वेस्ट की जाए शरीफ खानदान से कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो आप मेहरबानी करके बंदा चेंज कर दें। ये पॉसिबिलिटी है। ये मैंने एक अर्ज किया है। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, इमरान खान ने जेल से लगातार एक पैगाम भेजा है। जी हाँ। और ये पिछले आप 5-6 ट्वीट उठाए तो आपको वो पैगाम मिलता है। इमरान खान डेलिबरेटली ये काम कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी को भी वो बात समझा रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब और इदारे को वो एक ही ट्वीट के अंदर अलग अलग कर देते हैं। इमरान खान साहब कि ये आर्मी चीफ है, इनकी पॉलिसी है, ये इदारा नहीं है, इदारा मेरा है, वो ये भी कहते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि इनकी पॉलिसी का नुकसान इदारे को हो रहा है। तो वो जेल में बैठ के एक आदमी को ये बात समझ आ रही है। अब बाहर क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटीज जो है वो हमने पब्लिक के सामने रखी। अब आप सागर भी बता रहे थे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जनरल आसिम मुनीर साहब सूट करते हैं या नया आर्मी चीफ सूट करता है? नवाज शरीफ को। हाँ, नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मसला ये है कि किसी भी आर्मी चीफ को मियाँ नवाज शरीफ सूट नहीं करता, क्योंकि उस बंदे के अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि उसको अगर इतना सा भी मौका मिला तो उसने 2-3 जर्नल खा जाने। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी ओल्ड हैंड। मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आसिम मुनीर साहब को नवाज शरीफ साहब ने बनाया आर्मी चीफ और उसमें तय था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, अखबारों में छप गया फ्रंट पेज के ऊपर, चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे। दिस वाज द लंदन प्लान। ठीक है, लंदन प्लान। अब इलेक्शन हो गए, आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, विश्वासघात कर दिया ठीक है जी, हिंदी के अंदर ये हो गया, और बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में भी छोड़ दिया। अब दोबारा कार्ड आ गया है नवाज शरीफ साहब के पास। तो मैं अब पूछ रहा हूं दोबारा आपसे कि आसिम मुनीर साहब सूट करते हैं या नया आर्मी चीफ सूट करता है? आपका सवाल इसलिए गलत है कि आप एक चीज़ इसमें ये पूछें, इमरान खान नवाज शरीफ का कीना मशहूर है। नवाज शरीफ का अगर उदा कहना है मेरा कख विनर होवे ना, उन्हें आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। हाँ जी। अगर उसका इतना सा भी बस चला ना, ये बात मुझसे आज लिखवा लें, अगर उसका इतना सा भी बस चला हाँ, उसने आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं देनी है, ये मुझसे। क्योंकि जो कुछ इन्होंने जो नवाज शरीफ के साथ इन्होंने किया, वो बंदा बेचारा सख्ते में आ गया, कसम खुदा के। मुझे कभी कभी तरस आता है। मुझे जावेद चौधरी साहब ने जो बात की ना, उससे 100% इत्तेफाक है कि वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल पोजीशन में है कि मियाँ साहब के सामने जब लोग आते हैं उन्हें लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कोई बात ही ना कर दे, कोई नारा ना लगा दे, कोई मुझे कोई चीज ना मार दे। वो एक फोबिया का शिकार हो गया। कैप्टन सफ्दर का इंटरव्यू सुना? जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो उन्होंने सारी बात खुलकर बयान कर दी। मियाँ साहब एक अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल कंडीशन में चले गए। तो मुझे एक बात है, और उसकी अगली बात जो है, ये जब हो जाएगा, अगर ये एक्सटेंशन हो जाती है तो उसके बाद तो गवर्नमेंट तो इनके पास फिर भी नहीं रहनी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब में अगले वज़ीर आज़म। नहीं, देखिए, ये जिस दिन एक्सटेंशन हो गई, दो चीज़ें ध्यान में रखिए। इस वक्त चॉइसेस बड़ी, एक पहले आज से कुछ महीने पहले बात हो रही थी ना कि जी या तो इमरान खान है तो या आसिम मुनीर है। देखिए, वक्त के साथ सिनेरियोज बदल जाते हैं। आज सिचुएशन ये है कि या तो नवाज शरीफ है, अगर नवाज शरीफ की चलती है तो आसिम मुनीर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लिखवा लें। अगर आसिम मुनीर की चलती है तो आपको नवंबर के बाद ये लोग शरीफ ख़ानदान फिर मुझे नहीं लगता कि नज़र आएगा इक़्तिदार के अंदर। वो फिर मोहसिन नकवी हो, मोहम्मद जैद हो, बशर हो, क्या नाम है, बानो बेगम हो, कोई हो, इट कैन बी एनी वन, बट ये नहीं होगा। सर मैं इससे छोटा सा एक इख्तिलाफ करूंगा। शहबाज शरीफ से अच्छा बच्चा इन्हें कभी नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है। तो सर फिर देखे ना, जब सारी उंगलियां घी में है, सर भी कढ़ाई में है, तो एक नया एडवेंचर करने की क्या जरूरत सर है? मैं बताता हूँ ना, वो जो कीड़ा है ना, उस कीड़े को नाम कहते हैं कि उसके बाद ना जो बेनेवलेंट डिक्टेटर होता है उसके जहन में ये आता है कि अब मैंने अवाम की ना पजीराई हासिल करनी है, कसूर मेरे में नहीं है, कसूर है जड़ा मैंने वज़ीर आज़म वो अब बैगेज शिफ्ट हो रहा है। अब वो बैगेज शिफ्ट, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं ना, और जो नून लीग के साथ हैं, उनमें एक सरजंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब ये अब शहजाद अकबर साहब ने ये बात सही अभी की है ना, पते की बात। तो जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ अरसे बाद करना है, वो जनरल साहब ने अभी से करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये इधर से जर्नलिस्टों के लेवल पे। हाँ, नहीं ये तो कैबिनेट मिनिस्टर
ख्वाजा जो बेपर की नहीं मारता। देखे ना ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये ख्वाजा साद रबी का ट्वीट आपने पढ़ा था थोड़ी दिन पहले? जी जी हाँ जी, जब उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, इलेक्शन ना लड़ने का। देखे ना ख्वाजा आसिफ का ज़िला सेलेक्ट करना, उसका अफसर सेलेक्ट करना, उसको पकड़ना, रात रावलपिंडी में वो एक तो बाकी आरोप भी तो झंडे गाड़ रहे हैं। तो ठीक है ना, तो ये सिर्फ ख्वाजा ही क्यों? तो ये तमाम आरोप को एक एनओसी मिला है कि जब तक ये हुकूमत है जिसको आपने बनाया है, आप इस जगह पे रहें और आप माल इकट्ठा करें, और ये सारे के सारे मुल्क छोड़ के भागेंगे। इस वक्त ख्वाजा साहब भी, हम गुफ्तगू लंबी हो रही है, मेरे ख्याल इधर ही आखिरी बात है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में भी पता है आपको, ख्वाजा साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, राना तनवीर साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, हसन इकबाल साहब भी बनना चाहते हैं, यार सादिक साहब भी बनना चाहते हैं कि अगर तब्दीली लानी है तो फिर मियाँ साहब शहबाज शरीफ का, और पहले तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना मुझे बनाएं, अगर आपको नहीं शहबाज शरीफ साहब को हटाने तो फिर हम हैं। ये सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी जिस वक्त ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट कर लेगी कि उन्होंने मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाना है, तो सिद्दीक जान के एनालिसिस से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि ये होना है तो ऐसे ही होना है कि अचानक शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द होगा और वो लंदन चले जाएंगे, वहाँ से उनकी मेडिकल की 2-4 रिपोर्टें आएंगी और ये कहा जाएगा कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है तो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को साकत कर रहे हैं, नया कायदे अवान जो है इसका इंतखाब किया जाए, पीपल्स पार्टी जो है वो मोहसिन नकवी का नाम देगी और नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी वो ये कहेंगे कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट किया लिहाजा हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं और वो वोट हो जाएगा। सर लेकिन इसमें आखिरी बात कर देता हूँ, ये सिनारियो होगा 27 नवंबर के बाद। 27 नवंबर से पहले कुल्हाड़ा नवाज शरीफ के हाथ में, और अगर उसने चला दिया तो काम मैंने पा देना चाहिए। 27 के बाद फिर 100% यही है। अच्छा, इसीलिए अब क्लोजिंग, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है ना? नहीं, कौन से काजी फायदी साहब कितने महीने पहले हो गया? कितने महीने पहले हुआ था, ठीक है ना? नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। अगर ये अच्छा को बताए टॉक शो में इस पे बात भी नहीं हो सकती। हाँ नहीं बात नहीं हो सकती। ये वाहिद टॉक शो है जिसमें हो रही है, जिसके स्पॉन्सर पिंडी बैठे हुए नहीं, हमें एडवर्टीजमेंट नहीं, इश्तिहार भी नहीं चलता, ठीक है ना? तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन रुका हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन का जो ताल्लुक है वो वाशिंगटन से भी है। अब बिलावल भुट्टो जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा बन के जाते हैं अमेरिका। इसहाक डार साहब जाते हैं नून लीग के वज़ीर ख़ारजा बन के। मोहसिन नकवी साहब जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के वज़ीर ख़ारजा बन के। तो हर कोई अपनी अपनी गेम कर रहा है और नोटिफिकेशन दरमियान में फंसा हुआ है। अब देखते हैं सर सबसे खौफनाक जो शर्त है वो ट्रंप की है। ये सारा कुछ हो जाएगा, लटरम पटरम इधर चलता रहेगा, वज़ीर आज़म की कोई औकात नहीं, जो मर्जी आ जाए कल लात मार के बाहर भी कर देंगे। प्रॉब्लम जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ना, तो ट्रंप साहब भी तो 3 चीज़ें मांग रहे हैं। वो कहते हैं पहले करो, देखें जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो तो वही है इसराइल वाली। इसराइल मंजूर करें, इसराइल को तस्लीम करें, सबसे पहली तो ये है। इसके लिए तो कोई ना पार्लियामेंट। अच्छा नहीं, इसमें ना आप अगर उनको कोई कहानी दे देते हैं ना कि हम फेजेस में जाएंगे, हम पहले इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, नहीं वो हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, इस दफा वो ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ट्रम्प तो देखे ना दस्ती, वो तो 2 मिनट में वो तो खाना भी बर्गर मैकडोनल्ड से खाता है। वो तो वेट ही नहीं करता। आपने एक और चीज नोट की है, आसिम मुनीर के दौरान अमेरिका के जैसे ये शुरू होता है मामला, तो ऑन डिमांड आपका वजीर आजम और वजीर दिफा दोनों एक ट्वीट करते हैं, बल्कि 2 और 1 ट्वीट करते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के हक में। यू नो दिस? जी हाँ, ये बाकायदा ट्वीट उनसे करवाए गए कि आप ये ट्वीट करें, एक ट्वीट आप डोनाल्ड ट्रंप के हक में करें, ताकि हम उनको दिखाएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और डिफेंस मिनिस्टर ने आपके हक में ये ट्वीट्स किए हैं। स्पेशली जो आपने जो जंग आज से 2-3 साल पहले बंद हो गई थी वो दोबारा बंद करवाई है आपने। अजरबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई हुई थी, मैंने पूरी लड़ाई रिपोर्ट की थी हमने 2021 में। हम छोटे छोटे होते थे, ये लड़ाई होती थी, उनमें 90 में हुई थी और उसके बाद दोबारा हुई है। ये उन्होंने वो काराबाग का एक इलाका था पूरा का पूरा छीन लिया। छीनने के बाद उस इलाके में डेवलपमेंट भी हो गई, वहाँ की मस्जिदें आबाद हो गई, वहाँ पे अजानें और नमाजें शुरू हो गई। यहाँ से हमारा एक दोस्त है वो मखदूम साहब, उसने जाके उस मस्जिद में अजान भी दे दी जो इलाका फतह हुआ है। और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और उन्होंने जाके वहाँ पे सुलह करवा दी और जंगबंदी करवा दी। यानी 3 साल पहले वाली जो जंग बंद हो, वो फेस ऑफ तो एक था ना। देखें इंडिया पाकिस्तान की फौज आमने सामने खड़ी है, वो कितनी दहाइयों से खड़ी है। इसी तरह कई ममालिक की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। तो इसी तरह वहां पे भी फौज, क्योंकि एक लड़ाई हुई है, जंग हुई है, तो ये यहाँ खड़े हैं, वो वहां खड़े, इलाका फतह हो चुका है, जंग बंद हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा जंग बंद करवाई है, शुक्र करें दोबारा शुरू करवा के बंद नहीं करवाई। तो उन दोनों मुल्कों ने भी कह दिया कि अब ट्रंप साहब को दिया जाए नोबेल पीस प्राइज।
मेरे ख्याल में जो आखिरी हाल रह जाएगा ना, वो ये रह जाएगा कि नेटो अटैक करे नॉर्वे पे, और जो नोबेल का पीस प्राइज है वो जबरदस्ती वहां से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक को दिया जाएगा, जनाब ये आपका है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इजाज़त दें, आज आपने गुफ्तगू सुन ली, बड़े अरसे के बाद ये सुनी होगी आपने, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी तो इंजन गर्म हुए थे। इंजन गर्म हुए थे अभी तो इंजन गर्म हुए नहीं, थे। वो शहजाद अकबर साहब के साथ हम एक लंबी गुफ्तगू करेंगे, हाँ जी, वो फिर लोग सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये है जनाब सूरत हाल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं भाई, इनके वीलॉग के फौरन बाद लोग वेट करेंगे कि लंबी गुफ्तगू इन्हें थोड़े चार देना ना।